हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के चैप्टर 2। अब चैप्टर 2 में हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं? आज हम कवर करने वाले हैं कि कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइड एग्रीमेंट्स। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं एग्रीमेंट। फर्स्ट इज एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सब क्लॉज ई में। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 सब क्लॉज ई में एग्रीमेंट को डिफाइन किया गया है। अब एग्रीमेंट का नाम सुनते ही बहुत से लोग समझ गए होंगे कि एग्रीमेंट क्या होता है। बेसिकली सबको ही पता है कि एग्रीमेंट क्या होता है। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको इसे लीगल टर्म से समझा देती हूँ कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। सारे प्रोमिसेस और सारे प्रोमिसेस के जो सेट्स होते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, फॉर्मिंग क्या करते हैं, कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। क्लियर है? उसको क्या बोला जाता है? एग्रीमेंट। अब आप इसे सिंपल वर्ड्स में कैसे देखेंगे? एग्रीमेंट कैसे बनता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट। पहले क्या होता है? ऑफर दिया जाएगा किसी को, क्लियर है? अब उस ऑफर को या प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, वो क्या बन जाएगा? प्रॉमिस। अब वो जो जो प्रॉमिस बना है वो किस में कन्वर्ट होने वाला है? एग्रीमेंट में। क्लियर है? आप पढ़ते हैं कि वाइड एग्रीमेंट क्या होते हैं। एन एग्रीमेंट नो नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। सॉरी, मैं आपको इसका सेक्शन बताना भूल गई। वाइड एग्रीमेंट जो हमारा डिफाइन किया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, वो किया गया है सेक्शन 2 सब क्लॉज जी में। जो एग्रीमेंट लॉ से एनफोर्स नहीं होते हैं इज सेड टू बी वॉइड। ठीक है, अभी हम आपको इसको नीचे अच्छे से डिफाइन करेंगे कि ऐसे कौन से एग्रीमेंट्स होते हैं जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते हैं। अब आ जाते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को कहाँ डिफाइन किया गया है? कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सब क्लॉज एच में, आईसीए 1872 में। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट। जो भी एग्रीमेंट एनफोर्सेबल है किससे? लॉ से, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। क्लियर है? इन सिंपल वर्ड्स, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी, जिसको लॉ से इन्फोर्स किया जा सकता है, कोई भी एग्रीमेंट को लॉ से इन्फोर्स किया जा सकता है, वो क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। क्लियर है? अब आते हैं contract into existence only when all the terms and condition have been finalized। अब ये कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? कि जितने भी टर्म एंड कंडीशन है वो सब क्या हो जाते हैं? फाइनलाइज हो जाते हैं। जितने भी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं एग्रीमेंट के, ठीक है, जब वो प्रॉपर फाइनल हो जाते हैं तब क्या बन जाते हैं? वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। इफ द फैक्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर केस show the execution of a written contract was a condition precedent for coming into force of the contract between the parties, then it cannot be said that any concluded contract in absence of written contract being executed has become into force between the parties। जितनी भी चीजें हैं, जब तक कि वो कोई भी रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन के टाइम तक आप जितने भी फैक्ट्स होते हैं, पर्टिकुलर्स होते हैं, आप उसमें डाल सकते हैं। क्लियर है? जब वो फोर्स में आ जाता है तो आप उसमें क्या कर सकते हैं? कोई भी चीज को एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं, उसमें से निकाल नहीं सकते हैं। क्लियर है? अब आते हैं कि वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सब क्लॉज आई में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय द लॉ at the option of one or more of the parties thereto, but not at the option of the others or others। क्लियर है? कोई भी एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ हो, किस ऑप्शन से? वन और एक या दो पार्टीज से, ठीक है, बट द नॉट ऑप्शन ऑफ द अदर्स एंड अदर्स। दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, किसी थर्ड का किसी अदर से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। क्लियर है? वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। अब आ जाए, अब हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन होता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो एग्रीमेंट है वो जब इन्फोर्सेबल हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है, इज एवरी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट? क्या सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? तो भाई इसका आंसर है नो, एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट।
सारे एग्रीमेंट क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। एन एग्रीमेंट, अब आ जाते हैं और कौन से होते हैं? एन एग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिवन राइज टू अ लीगल ऑब्लिगेशन। किसी भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में बदलने के लिए क्या चीजें मस्ट होनी चाहिए? लीगल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए, लीगल ड्यूटी होनी चाहिए। क्लियर है? जब तक कि उसमें लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होगा, वो एग्रीमेंट एक सिंपल एग्रीमेंट होगा, वो क्या होगा? इन्फोर्सेबल ही नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट से। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से इन्फोर्सेबल ही नहीं होगा। अब आ जाते हैं व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, जो कि हमें सेक्शन 10 में बताया गया है। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज। जो सारे एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। कैसे? अगर वो बनाए गए हैं फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, जो कि कम्पिटेंट होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए, फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन एंड विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन से हो और फिर लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए हो, एंड आर नॉट हेयर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, और वो किसी भी तरीके से वॉइड डिक्लेयर्ड ना हुआ हो। क्लियर है? नथिंग हियर इन कंटेंट शैल अफेक्ट एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया एंड नॉट हेयर बाय एक्सप्रेसली repealed by which any contract is required to made in writing or in the presence of witness or any law relating to the registration of document. Clear? अब आ जाते हैं, अब कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। अब हमने पढ़ा था कि जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो क्या होते हैं? एग्रीमेंट होते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो एग्रीमेंट उसमें है ही है, एग्रीमेंट है तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बना है। बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जो सारे एग्रीमेंट होते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। बट जो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो क्या होते हैं? सब एग्रीमेंट के रास्ते से होकर ही कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचते हैं। क्लियर है? अब हम इसके डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं, डिफरेंसेस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। अब कंपैरिजन क्या होता है? अगर आप मीनिंग देखेंगे, एग्रीमेंट का मीनिंग क्या होता है? व्हेन अ प्रपोजल इज एक्सेप्टेड बाय द पर्सन टू होम इट इज मेड। जब कोई भी प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया जाता है जिसके लिए प्रपोजल बनाया गया हो, रखा गया हो विद रिक्विसाइट कंसिडरेशन, इट इज एन एग्रीमेंट। वो क्या कहलाता है? एग्रीमेंट कहलाता है। अभी ध्यान से सुनिएगा, इस एग्रीमेंट में कहीं पे भी लॉ से रिलेटेड बात नहीं कही गई है, कहीं पर भी एनफोर्सेबिलिटी की बात नहीं कही गई है। ठीक है, ये एक सिंपल एग्रीमेंट है। किसी ने कोई, ये एग्रीमेंट फैमिलियर भी हो सकता है, पर्सनल भी हो सकता है, ठीक है, लीगल तौर पे भी हो सकता है। क्लियर है? अब कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है? व्हेन एन एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। अब भाई देखो, यहाँ पे ये वाली बात बोल दी उसने कि कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? जब कोई एग्रीमेंट जब कोई एग्रीमेंट होता है और वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है। क्लियर है? अब इनके एलिमेंट्स पढ़ लेते हैं। अब एग्रीमेंट के लिए क्या एलिमेंट्स होने चाहिए? ऑफर होना चाहिए और एक्सेप्टेंस होना चाहिए। एक पर्सन जिसने प्रपोजल रखा और सामने से उस पर्सन ने उस पर अपनी एक्सेप्टेंस दी। अब कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या एलिमेंट्स होने चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या होना चाहिए? ए पहली फर्स्ट थिंग इज एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट क्या होना चाहिए? एनफोर्सेबल होना चाहिए बाय लॉ। क्लियर? अब एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन कहाँ कहाँ किया गया है वो देख लेते हैं। एग्रीमेंट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सब क्लॉज ई में, और कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सब क्लॉज एच में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। अब क्या सारे एग्रीमेंट रिटन में होने चाहिए? एग्रीमेंट के लिए तो भाई नॉट नेसेसरली, कोई मतलब जरूरी नहीं है। क्लियर है? बट कॉन्ट्रैक्ट के लिए नॉर्मली रिटन एंड रजिस्टर्ड। भाई अगर लीगल एनफोर्सिबिलिटी ला रहे हो तो वो रिटन भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए? रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब इसमें लीगल ऑब्लिगेशन, एग्रीमेंट के लिए लीगल ऑब्लिगेशन क्या बनती है? डज नॉट क्रिएट्स एनी लीगल ऑब्लिगेशन। अब मैंने जैसा आपको पहले बताया कि जो एग्रीमेंट होता है वो फैमिलियर भी हो सकता है, ठीक है, तो उसके लिए कोई लीगल ऑब्लिगेशन की कोई जरूरत ही नहीं होती है। क्लियर है? बट जो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है? क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशन। भाई आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करेंगे तो उसमें लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होती है। क्लियर है? वन इन अदर एवरी एग्रीमेंट नीड टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट। हर एग्रीमेंट को किस चीज की जरूरत होती है? कॉन्ट्रैक्ट की। बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। बट कॉन्ट्रैक्ट तो अपने आप में ही पहले से ही, कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं? अपने आप में पहले से ही एग्रीमेंट होते हैं। अब इसके स्कोप क्या है? एग्रीमेंट क्या है? वाइड है, और कॉन्ट्रैक्ट क्या है? नैरो है। क्लियर हो गई? अब आप
होपफुली डिफरेंसेस समझ में आ गया होगा आपको। अब हम पढ़ लेते हैं कि एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं। अकॉर्डिंग टू अंडर सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फर्स्ट इज एग्रीमेंट होना चाहिए, सेकंड इज फ्री कंसेंट होना चाहिए पार्टीज की, थर्ड इज कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज होनी चाहिए, पार्टी कॉम्पिटेंट होना चाहिए, फोर्थ इज लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, फिफ्थ इज लीगल ऑब्जेक्ट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड होना चाहिए। ठीक है, जो भी लीगल ऑब्जेक्ट है वो एक्सप्रेसली क्या नहीं होना चाहिए, डिक्लेयर्ड वॉइड डिक्लेयर्ड नहीं होना चाहिए किसी भी रूप में। क्लियर है। अब रही अदर सम इम्पॉर्टेंट एसेंसेस होते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो कि अपने सेक्शन 10 में दिए नहीं होते हैं। क्लियर है। क्या है, टू पार्टीज होनी चाहिए भाई। अब एग्रीमेंट हो रहा है तो दो लोग तो होंगे ही, कोई पर्सन अपने आप से तो कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकता है ना। क्लियर है। सेकेंड थिंग इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। अब कोई भी एग्रीमेंट होना चाहिए उसमें लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होनी चाहिए, लीगल फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए। फोर्थ इज सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग होनी चाहिए, फिफ्थ इज पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए। चलिए अब वन बाय वन इसको चलिए अब वन बाय वन हम इसको क्या करते हैं, डिफाइन कर देते हैं। टू पार्टीज का क्या मतलब होता है, देयर शुड बी एटलीस्ट टू पार्टीज फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए टू पार्टीज तो होनी चाहिए, टू से ज्यादा हो सकती है बट टू से कम अगर कोई पार्टी होगी तो वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। क्लियर। ऑफर, देयर शैल बी एन ऑफर और प्रपोजल बाय वन पार्टी। किसी भी पार्टी के थ्रू उसमें प्रपोजल होना चाहिए। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एक पर्सन दूसरे पर्सन को कोई प्रपोजल देता हुआ होना चाहिए। क्लियर है। थर्ड इज एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस बहुत ही जरूरी है। किसी ने प्रपोजल दिया, ठीक है, वो एक्सेप्ट ही नहीं हुआ ना तो वो एग्रीमेंट बना तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। क्लियर है। लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, द एग्रीमेंट शैल बी सपोर्टेड बाय लॉफुल कंसिडरेशन। क्लियर है। लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, द ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी लीगल। ठीक है, लीगल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी किसी ने बोला, ए ने बी को बोला कि मैं आपको रोज रात को डिनर पे ले जाऊंगा और किसी दिन बी ए उसको बी को नहीं ले गया और ये इसके लिए वो किसी भी तरीके से कोई भी क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि वो जो इन दोनों के बीच में वो एग्रीमेंट तो हो सकता है बट वो एग्रीमेंट क्या नहीं हो सकता, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। क्लियर है। अब एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लेते हैं। ठीक है, सॉरी हम अभी यही पढ़ रहे थे, अभी मैं इसका 6 पॉइंट बताती हूँ। कॉम्पिटेंट कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, जो कि डिफाइन किया गया है सेक्शन 11 में। अब कॉम्पिटेंट क्या होता है, कैपेसिटी क्या होती है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए। द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए पार्टीज क्या होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए। फॉर अ पर्सन टू बिकेम कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, उसकी क्या एग्जांपल्स है हमारे पास। सच पर्सन शुड बी मेजर होना चाहिए, 18 प्लस होना चाहिए। क्लियर। सच पर्सन शुड बी साउंड माइंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वो पर्सन समझ मतलब साउंड माइंड होना चाहिए, अपने सेंसेस में होना चाहिए, जो कि हमें सेक्शन 12 में डिफाइन किया गया है। क्लियर है। सच पर्सन शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, किस कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होना चाहिए कि जो लॉ से डिस्क्वालिफाइड कर दिया हो किसी भी रीजन से। अब आ जाते हैं, फ्री कंसेंट होना चाहिए, देयर मस्ट बी फ्री कंसेंट बिटवीन द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए पार्टीज के बीच में क्या होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए। बी कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर एब्सेंट। क्लियर है। कोअर्जन, ठीक है, फ्री कंसेंट कब नहीं माना जाएगा, जब ये एलिमेंट्स क्या होंगे उसमें नहीं होंगे। ठीक है, अगर होंगे तो उसको फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा। ये चीजें मिसिंग होनी चाहिए। कोअर्जन नहीं होना चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। क्लियर है। 8th पॉइंट इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप बिटवीन देम। अब एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, हस्बैंड प्रपोजिंग हिज वाइफ टू बाय हर अ नेकलेस। अब एग्जाम्पल में ले लेते हैं, एक हस्बैंड है जिसने प्रॉमिस किया अपनी वाइफ को क्या खरीदने के लिए, नेकलेस खरीदने के लिए ऑन ओकेजन ऑफ हर बर्थडे। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्लियर है, इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए, जो एग्रीमेंट होता है वो क्या होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए, बीइंग परफॉर्म, जिसपे काम हो सके। ऐसे कुछ अननेसेसरी चीजों के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल, इफ अ प्रॉमिस बी, ए ने प्रॉमिस किया बी को टू ब्रिंग रेनफॉल थ्रू मैजिक। ए ने बोला मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ
कि मैं जादू से बारिश लेके आ जाऊंगा, ठीक है। सच एग्रीमेंट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड, ठीक है। ऐसे ऐसे एग्रीमेंट क्या होते हैं, एनफोर्स ही नहीं होते हैं लॉ से। ये 10th is legal formalities. Legal formalities, if any, required for particular agreement, such as registration, writing, they must be followed. ठीक है। लीगल फॉर्मेलिटीज में क्या होनी चाहिए, जो भी उसमें एग्रीमेंट में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, राइटिंग जो भी है, जो भी उसमें दिया गया है, वो सारे फॉलो होना चाहिए। चलिए, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अभी चैप्टर 2 का जो दूसरा पार्ट है, अभी हमने ये पार्ट 1 कवर किया है, इसका दूसरा पार्ट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो प्लीज आप उससे देखिएगा। थैंक यू।